अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 11। इसका जो टॉपिक है वो है थ्योरी एंड लॉ, जिसे प्रिंसिपल भी कहते हैं। यानी कि आज हम पढ़ेंगे थ्योरी क्या होती है और लॉ या प्रिंसिपल क्या होता है। तो पहले वो देखें कि हमने जो पीछे पूरा एक टॉपिक पढ़ा है, हो सकता है आपने उसे कवर कर लिया हो या उस लेक्चर को देख लिया हो। अगर आपने वो साइंटिफिक मेथड वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे लाजमी देख लें, क्योंकि उसके बगैर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आने वाला। आप उसे वो 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है लेक्चर, आप उसे लाजमी देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। देखें कि वो कहता है कि जब भी एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते हैं आ हाइपोथेसिस, यानी साइंटिफिक मेथड में जो हमने पढ़ा था कि एक हाइपोथेसिस होती है जो कि हम ऑब्जर्वेशंस की मदद से बनाते हैं, तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है कि हाइपोथेसिस जो कि एक स्टेटमेंट होती है, जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट एक हाइपोथेसिस को करेक्ट साबित कर देते हैं। यानी कि एक साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दे दी कि ये स्टेटमेंट है, एक हाइपोथेसिस। अब उस पर हमने एक्सपेरिमेंट लगा के देखा कि भाई ये जो हाइपोथेसिस है ये ठीक भी है कि नहीं। अगर वो ठीक साबित हो गई तो फिर क्या करेंगे, साइंटिस्ट उस हाइपोथेसिस को यूज़ करके उससे मज़ीद स्टेटमेंट्स निकालते हैं, मज़ीद हाइपोथेसिस उससे बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जब न्यू जो हाइपोथेसिस हैं वो दोबारा से प्रूव होती जाएं, यानी कि अब आपने एक हाइपोथेसिस प्रूव हो गई, उससे नई हाइपोथेसिस बनाई, वो भी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए सही सही प्रूव होती जा रही हैं, तो जो ओरिजिनल आपकी हाइपोथेसिस थी जिससे आपने न्यू हाइपोथेसिस बनाना शुरू की थी, वो एक थ्योरी बन जाती है। क्योंकि पहली बात तो वो खुद सही साबित हो गई, दूसरी बात जो उससे फिर नई हाइपोथेसिस बनाई वो भी ठीक साबित हो गई, तो फिर जो आपकी वो शुरू वाली जो हाइपोथेसिस थी वो क्या बन जाती है, वो एक थ्योरी बन जाती है। और यहाँ से थ्योरी की डेफिनेशन भी उसने दे दी कि एक थ्योरी जो है वो सपोर्ट होती है उसे बहुत सारे एक्सटेंसिव एविडेंस की। एविडेंस हम कहते हैं सबूत को। अब इस पूरी लाइन का मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो थ्योरी है ना, उसको बार बार भी अगर वो मुख्तलिफ किस्म के रिसर्चर्स उस पर काम करें और उसको गलत प्रूव करने की कोशिश करें तो समझें कि नहीं होती। यानी कि असल में मेरा कहने का मकसद यहाँ पे ये है, वो कहता है कि एक्सटेंसिव जो एविडेंस होता है वो क्या करते हैं, एक थ्योरी को सपोर्ट करता है और रिपीटेडली वैलिडेट होती है वो मुख्तलिफ या कई रिसर्चर्स से। यानी कि कई रिसर्चर्स उसे बार बार वैलिडेट करते हैं और उस थ्योरी के पीछे हमारे पास एक एक्सटेंसिव जो है वो एविडेंस होता है, एक सबूत होता है। तो एज अ सपोर्ट ही समझ लें। अब थ्योरी की जो आपने डेफिनेशन करनी है वो यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है, वैन से स्टार्ट करके आपने यहाँ तक लिखनी है मल्टीपल रिसर्चर्स तक। आगे आगे इसकी एग्जांपल, वो कहते हैं एग्जांपल जो है ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, अब एक थ्योरी के बारे में बता रहा है यहाँ पे बायो में। आगे जाके आप जब बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। वो कहते हैं जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है एग्जांपल के तौर पे वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह स्पीशीज़ के अंदर चेंज आई नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए। ये एक बहुत यानी कि अगर आप इसे देखें ना तो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है जब आएगा हमारे कोर्स में तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको पढ़ाऊंगा। अभी आगे चलते हैं। वो कहते हैं साइंटिस्ट जो हैं वो थ्योरीज़ को टेस्ट करते रहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ एंगल से उसे देखते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उसको टेस्ट करते रहते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरह वो उस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दें, गलत साबित कर दें। लेकिन अगर एक थ्योरी जो है वो बार बार सही साबित हो जाए एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए तो वो क्या बन जाती है, एक लॉ बन जाता है या एक प्रिंसिपल बन जाता है। लॉ और प्रिंसिपल दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं, यानी चीज़ एक ही है, नाम दो हैं, आप लॉ कह लें या प्रिंसिपल कह लें। और असल लॉ का क्या फ़ायदा होता है, लॉ दरअसल जो होता है वो कहता है साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। एक लॉ जो होता है वो एक यूनिफॉर्म जो है वो एक हकीकत है, एक फैक्ट है नेचर का, और वो कभी भी गलत साबित नहीं होता। ये आपने ध्यान में रख लेना है, जो लॉ है वो हमेशा वो ही रहेगा। यानी कि पहली तो आप बात देखें कि लॉ बनता बड़ी मुश्किल से है, यानी कि इतने कड़े प्रोसेस से और सालों की मेहनत के बाद एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरने के बाद जो है वो एक लॉ बनता है। और फिर वो जो लॉ होता है वो यूनिफॉर्म फैक्ट होता है। लॉ की डेफिनेशन इफ़ आ थ्योरी से लेकर नेचर तक, ये लॉ की डेफिनेशन है। अब एग्जांपल्स लॉज की, तो बायोलॉजिकल लॉज की 2 एग्जांपल्स यहाँ पे उसने दी हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों लॉज इंशाल्लाह
अल्लाह के हुक्म से हम पढ़ेंगे। अच्छा, इस टॉपिक में ये जो फ्लो चार्ट है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में लिखा है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, वैसे तो ये सिर्फ स्टेप्स हैं और शॉर्ट में आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की अनोखी चीज़ें जो होती हैं ना, ये एग्जामिनर का मेन फोकस होता है और वो पूछ सकता है। लेकिन इसको लॉन्ग में भी वो पूछ सकता है। वो आपको सिर्फ वो सीधी सीधी स्टेटमेंट उठा के दे सकता है कि फ्लो चार्ट, राइट फ्लो चार्ट ऑफ अ साइंटिफिक मेथड, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब ये भी हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, उसको हम समझते हैं और अपनी जो 5 सेंसेस हैं, देखना, सूंघना, चखना, सुनना और टच वगैरह, उसके ज़रिए ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर उनसे एक स्टेटमेंट बनाते हैं और वो स्टेटमेंट हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, तो उस स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहते हैं। अच्छा, ये हाइपोथेसिस, एक चीज़ आपको बता दूं, अगर तो हाइपोथेसिस में SIS आए तो उसका मतलब है एक हाइपोथेसिस, लेकिन अगर इसमें SES आए तो समझें कि एक से ज़्यादा है। अच्छा, फिर हाइपोथेसिस में हम इफ़ देन का तड़का लगाते हैं, इफ़ देन ऐड करते हैं, वो स्टेटमेंट को हम लॉजिकल बना देते हैं, तो वो डिडक्शन बन जाती। फिर डिडक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, उसमें कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, तो वो फिर एक्सपेरिमेंट से गुजरते हुए जो एक्सपेरिमेंट के हमारे पास रिजल्ट आते हैं, अगर तो वो सही होंगे तो एक्सपेरिमेंट, ये फिर प्रोसेस आगे जाएगा। लेकिन अगर वो गलत साबित हो गए तो फिर यहाँ से उठाएंगे और फिर वो दोबारा हाइपोथेसिस के ऊपर आ जाएंगे। यानी कि अगर रॉन्ग हो गया और या प्रूव नहीं हुआ तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा और दोबारा से फिर इस तरफ से होके आना पड़ेगा। अच्छा, इन केस आपके रिजल्ट सही साबित हो गए तो फिर आपने उसकी रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि उसके साइंटिफिक पेपर में और जर्नल्स में जाकर उसे पब्लिश करना है। फिर लोग उसे पढ़ेंगे, फर्दर उसको टेस्ट करेंगे, अगर वो ठीक हुआ और उसको कुछ और सपोर्ट मिली एक्सटेंसिव एविडेंस के साथ, तो वो थ्योरी बन जाएगी या सोल्यूशन बन जाएगा। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसका सोल्यूशन हो, और या भी ये भी हो सकता है कि वो एक थ्योरी बन जाए। और अगर ये थ्योरी फर्दर टेस्ट को भी पास कर लेती है, मज़ीद जो इसके ऊपर टेस्टिंग होती है उसको भी ये पास कर लेती है, तो फिर ये लॉ या प्रिंसिपल बन जाएगा। और एक बात आपको बता दूं कि लॉ या प्रिंसिपल हमारे पास बहुत ही कम है, क्योंकि ये इतना सख्त और साला साल लगते हैं इस पूरे सर्कल को कि इससे बच ही बहुत कम लोग जाते हैं। बहुत ही कम चीज़ें हैं जो इससे बचती हैं, नहीं तो समझेंगे वो इस सर्कल में दोबारा चले जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों, मुझे याद है कि पिछले जो लेक्चर में ना हमारा ये एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का रह गया था, इसका थोड़ा सा आपको बता दूं। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। अच्छा बच्चे, जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने, एक मैं फर्जी बात कर रहा हूँ, आपने सुना कि यार एक ख़ास किस्म की खाद है, जब हम उसको पौधों में देते हैं, जब वो खाद पौधों में डालते हैं तो पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त आती है और वो दूसरी तमाम खादों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। अब आप क्या करते हैं, एक टेस्ट के तौर पे आप टमाटर के पौधे लगा लेते हैं और उनके अंदर वो खाद डाल देते हैं और आप देखते हैं कि वाकई ही यार ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका, ये तो बहुत अच्छी खाद है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि जिन पौधों में आपने खाद नहीं डाली उनका, यानी कि उस खाद के अलावा पौधों के साथ क्या इफेक्ट आ रहा था? क्योंकि अब अपने पौधों का जो डिफरेंस है वो आप किसी खेत में लगे हुए पौधों के साथ तो नहीं देख सकते। आपने पौधे गमले में लगाए, आपने अपनी अलग तरह से या अलग जगह से मिट्टी ली, आपने उसे अपने तरीके से पानी दिया, तो उसका मुवाजना तो हम किसी और से नहीं कर सकते। इसी वजह से हम आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको कुछ ऐसे पॉट्स लगाने पड़ेंगे जिनको आप वो खाद नहीं डाल रहे। तो वो, अब ये जो एग्जाम्पल दिया इसके अंदर जो खाद वाले पौधे होंगे वो होंगे आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। लेकिन जिन पौधों को ऊपर आपने खाद नहीं डाली या कोई भी जो इफेक्ट आप देख रहे थे वो नहीं डाला, वो सिर्फ इसलिए आपने लगाए कि आप उनका आपस में डिफरेंस देख सकें कि जिनमें खाद डाली और जिनमें नहीं डाली क्या डिफरेंस आया, वो कंट्रोल ग्रुप है। अब यही बात वो यहाँ पे बता रहा है कि जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो तरह की सेटिंग होती है, एक एक्सपेरिमेंटल और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। मिसाल के तौर पे वो कहता है आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और आप देखना चाहते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस में, तो आपने सिमिलर प्लांट्स लगाए और कुछ प्लांट्स को आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे उसने 1 की बात की है, वैसे जो असल में एक्सपेरिमेंट लगते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद होती है। तो कहता है एक प्लांट को आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं दी, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, वो इसलिए नहीं दी ना यहाँ पे, यहाँ क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट चेक कर रहे थे। तो जबकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे प्लांट को दी जो कि कंट्रोल ग्रुप था, वो इसीलिए दी क्योंकि सबको तो मिल रही है,
सबको मिल रही है, इसलिए इसको भी आपने वो कॉमन सेटिंग में ही रखा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको इसलिए नहीं दी क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अगर नहीं देते तो क्या इफेक्ट आता है, तो अगर नहीं देते तो इफेक्ट आता है तो कंट्रोल में हम देंगे ताकि वो कॉमन रहे। अब वो कहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंपॉर्टेंस है ना वो आपको पता चल जाएगी कि जब फोटोसिंथेसिस होगी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और यानी कि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में वो होगी, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो इसने यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट खुद ही बता दिया। तो ये हमारा जो है ना ये छोटा सा टॉपिक हमारा पहले रह गया था, तो मैंने ये भी कंप्लीट करा दूँ। अच्छा बच्चों, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर कुछ भी आप कोई और लेक्चर समझना चाह रहे हैं जो अभी तक अपलोड नहीं किया तो उसके लिए भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।